हाँ जी, तो देखिए हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी पहचान के बारे में हमने बात की थी। थोड़ा सा बीच में टेक्निकल व्यवधान आ गया था, उसके लिए अगर कुछ वाक्य आगे पीछे या ऐसा हो तो आप समझ जाना। तो टेक्नोलॉजी है वो रीटेक का अवसर देती है, देखो ये पॉजिटिविटी है इसकी, है ना। तो आगे चलते हैं, तो फिर हम दोबारा हमारे विषय पे लौट के आ रहे हैं। देखिए मुझे जहाँ तक अंदाजा है बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करनी है। मैंने आपको यह बात बार बार इतनी बार रिपीट करके दिमाग में बैठा दी है कि ऐसे वाक्यों में निरंतरता के साथ एक चीज़ अटैच होगी, वो होगा समय। अब वह समय अनिश्चित है, तो उस अनिश्चित समय के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। और फॉर का प्रयोग किस लिए होगा? इनडेफिनेट या अनसर्टेन समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। अब वह अनिश्चित कैसे होगा? बड़े ही ध्यान से आप एक एक चीज़ पे गौर कीजिएगा, आपको यह टेंस इतना बारीकी से आ जाएगा कि आप उस चीज़ को खुद महसूस करेंगे। तो देखिए अनिश्चित, अब जी अनिश्चित समय का हम पता कैसे लगाएं, या यह सेंटेंस इनडेफिनेट अनसर्टेन टाइम को कैसे दिखा रहा है, यह चीज़ हम पता कैसे लगाएं। तो इसमें क्या है, कुछ रूल है और कुछ चीज़ें हैं। अब बात रूल की आती है तो हमें उनको समझना है, ना कि मेमोराइज करना, क्योंकि जो व्यक्ति की मेमोरी है वो क्या है? डिस्ट्रॉयबल है। डिस्ट्रॉयबल, या फिर उसको हम डिस्ट्रॉयबल से ज़्यादा एक वर्ड यूज़ करेंगे कि यह मेमोरी लॉस होती है, हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें समझी हुई होती है वो हमें लंबे समय तक ध्यान में रहती हैं। तो देखिए हम पहले पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का किसे कहेंगे? विशेषण को कहेंगे। अब हमेशा से ही मैं आपको कहती हूँ, आप वर्ड टू वर्ड देखा करो। विशेषण क्या है? संख्यावाची क्या है? न्यूमेरिकल मतलब संख्यावाची, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। अब ये दो शब्द हमें कहते क्या है? हम सबसे पहले उस बात पे जाएंगे। ये कहते हैं जी, अब सबसे पहले विशेषण। विशेषण किसे कहेंगे? ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, इनके गुण को बताए, इनकी वैरायटी को बताए, या इनके अवगुण को बताए। अब अगर हमारी क्लास ओरिजिनल होती, प्रत्यक्ष क्लास होती, तो मैं आपसे ज़रूर पूछती कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। और गाड़ी आते आते आपको पता है ज़्यादा नहीं तो 2, 4, 5, 6 बच्चों की अटक जाती, लेकिन उसमें इस चीज़ को फील करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न होता है। जब हम ग्रामर शुरू में पढ़ते हैं, अमूमन आजकल तो बहुत पहले शुरू हो गई है, लेकिन छठी कक्षा से लगभग हम सब ने सीखी और शुरू की होगी। उस समय जो हमारा जो माइंड है वो क्या है कि मेमोराइज ज़्यादा करता है, हमें मूर्त चीज़ों को समझने की क्षमता होती है, अमूर्त चीज़ों को समझने की क्षमता नहीं होती। तो उस समय हम उनको सिर्फ याद कर लेते हैं, और आप सबको वो समय याद आ गया होगा जब कानों में उंगली देके जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट प्लेस थिंग, मतलब उसको फिर ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट दिस थिंग, बीच बीच में अटक भी गए, भूल भी गए, कच्चा पक्का, कुछ आगे कुछ पीछे जोड़ जुड़ा के, और हम फिर उसको पेपर पे लिख देते हैं और उस हिसाब से हमारा IQ लेवल देखा जाता है। लेकिन अभी हम जैसे जैसे बाल्यावस्था को क्रॉस करके किशोरावस्था में आते हैं तो हमारी जो अमूर्त और मूर्त दोनों जो बुद्धियाँ हैं वो
जो संवेग हैं सब चीज़ें काम करने लग जाती हैं और हमें चीज़ें और बातें समझ में आने लग जाती है। जैसे कोई छोटे से बच्चे को चॉकलेट देकर ही उसका अपने मोटिव को वो जैसे बच्चों को उठा ले जाना या ऐसी कोई चीज़, या फिर हम बच्चों से अपनी बात मनवा लेते हैं टॉफ़ी का लालच देकर। लेकिन क्या बड़े को हम टॉफ़ी का लालच देकर अपनी बात मनवा सकते हैं? नहीं, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। तो देखिए उसी तरह अब इसको तर्क वितर्क वाली बुद्धि से समझिए। विशेषण ऐसे शब्द जो नाउन प्रोनाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा क्या होगी? किसी भी कार्य को करने वाला विशेषता ज़्यादातर जो करता होता है ना वो संज्ञा मिलता है। और सर्वनाम प्रोनाउन क्या होगा? उस संज्ञा की जगह यूज होने वाला ही, सी, इट, दे, ये क्या है? राम की जगह यूज होगा ही। तो जी बिल्कुल भी इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। हमें इंग्लिश नहीं आती, हम इंग्लिश कैसे सीखें, हम कैसे सीखें व्हाट इज़ नाउन? कोई ज़रूरत नहीं है उसको इंग्लिश में डेफिनेशन को रटने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि नाउन क्या है। कर्ता मेनली मुख्यतः सब्जेक्ट जो कार्य को करने वाला होता है, ठीक है। और वैसे किसी चीज़ का नाम, इन दो चीज़ों को इनका थोड़ा तालमेल बैठा लो। अब उस नाम की रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति से हम ऊब जाते हैं, इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो राम की जगह ही लगाया तो ही क्या है? प्रोनाउन है। अब ही, सी, इट, आई, वी के बारे में कोई बढ़िया बात बताए, ही इज़ ब्यूटीफुल, तो भाई उसके बारे में क्या, उसकी तारीफ कर दी यानी एडजेक्टिव हो गया। क्यों किसी परिभाषा में झमेले में डेफिनेशन को याद करोगे? रट रट नहीं, सिंपल करो, चीज़ों को बड़ी साधारण करो और अपने दिमाग में सेट करो। अब आगे विशेषण पे। विशेषण आपको समझ में आ गया होगा। उसके आगे एक चीज़ लगी है संख्यावाची। अब संख्यावाची, संख्यावाची क्या हो? अब इसको हम समय के विषय में जोड़ेंगे, क्योंकि बात तो समय की चल रही है ना कि अनिश्चित समय। अब समय कहाँ से शुरू होता है? समय की छोटी से छोटी जो इकाई है वो क्या है? सेकंड है। उससे बड़ी इकाई क्या है? मिनट है। उससे बड़ी इकाई क्या है? आवर। फिर वीक, मंथ, ईयर, डिकेड्स जैसे दशक हो गया, सेंचुरी, सैकड़ों वर्ष, तो थाउजेंड्स, जितना भी समय आप उसको जो सोच सकते हैं उस समय की बात हो रही है। अब आप इसमें एक चीज़ कहोगे, मैं एक उदाहरण लिखती हूँ फिर इसको समझते हैं कि उस समय का हम पता कैसे लगाएं कि निश्चित है या अनिश्चित है। क्योंकि अगर मैंने आपको संख्या बता दी आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे अब मैंने कहा मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ। अब देखिए सबसे पहले तो आप पहचान पे जाइए। पहचान मैंने आपको कराई हुई है, से रही हूँ आ गया। पढ़ाना यानी वर्ब होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। वर्ब मिल गई हमें। सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला कौन है? मैं। अब मैं नाउन है या प्रोनाउन है? आप अंदाज़ा लगा लोगे। अगर इसकी जगह मेरा नाम होता तो ये क्या होता? नाउन। लेकिन नाम की जगह ये क्या यूज हुआ है? मैंने खुद के लिए, खुद को डिनोट करने वाला, बताने वाला एक शब्द यूज कर लिया, मैं। वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी वर्ब। अब क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में हमने एक कंडीशन जोड़ी थी कि यह हमें टाइम के बारे में बताएगा। अब टाइम के बारे में बता दिया भी 2 घंटे से, लेकिन हम यहाँ कंफ्यूज हो गए। अब तुम्हारी कंफ्यूजन मैं वहाँ बैठे समझ सकती हूँ। आप कहोगे कि मैडम एक उदाहरण और लिखती हूँ, चलो। मैं घंटों से पढ़ा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा आसान और बना देते हैं, यहाँ जोड़ देते हैं कई।
मैं कई घंटों से पढ़ा रही हूँ। अब इसमें आप मुझे बताएं कि कौन सा वाक्य तो निश्चित समय को बता रहा है और कौन सा है अनिश्चित। आप भागे 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 आओगे और कंपटीशन होगा कि मैं पहले बता रहा हूँ जी, ये तो निश्चित समय को बता रहा है, ये है निश्चित। अब भाई निश्चित कैसे कि मैम ये कह रहा है 2 घंटे, ये कह रहा है कई, तो कई तो अनिश्चित हो गया और 2 नहीं। यहाँ आप गड़बड़ करोगे, यहाँ गड्ढा है और गड्ढे में नहीं गिरना। अब इन्होंने कहा 2 घंटे से, समय निश्चित है 2 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 घंटे कौन से? सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, कब के घंटे? आपके बात समझ में आई? यानी शुरुआत करने का निश्चित समय जब न पता हो तो उसको भी हम अनिश्चित समय कहेंगे और इन दोनों वाक्यों में फॉर का यूज होगा। आपके बात समझ में आ गई? अब फॉर का यूज होगा और कहाँ के? टाइम की कोई भी फॉर्म में, चाहे वो मिनट की बात कर रहे हो, चाहे वो डे, चाहे वो वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, कुछ भी। इसके आगे कुछ शब्द हैं जो लगे हों तो आपको फॉर लगाना है। ये मैं आपको सबमिट करके बता रही हूँ बिल्कुल। जैसे मैनी आवर्स लगा हो, सेवरल यानी कुछ, सेवरल आवर्स लगा हो, या फिर 2 आवर्स लगा हो, 4 आवर्स लगा हो, या ए आवर्स लगा हो, ए डे लगा हो, ए नहीं सॉरी एन आवर। क्योंकि क्यों लगेगा? क्योंकि यह आवर है, वो स्वर जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो वावल है और वावल के आगे आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। एन आवर, ए डे, ए वीक, ए मंथ, इन सब में फॉर का प्रयोग होगा। और किस लिए होगा? यह बात आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें समय को निश्चित तौर पे नहीं दर्शाया गया है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, उसकी बात हम अगले क्लास में करेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और मैं बिल्कुल इस चीज़ को कहना चाहूँगी कि मुझे पूरी उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई मेरी भूल रही हो, कोई त्रुटि रही हो तो क्षमा के साथ सजेशन दीजिए, आई विल इम्प्रूव। और उसके बाद आपको और अच्छी प्रेजेंटेशन मिलेगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय। टाइम अप सब